नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के बिहार दौरे के बाद राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा गर्म है। वो ये कि इस बार बीजेपी बिहार में यादव वोट पर ध्यान लगा रही है। लालू प्रसाद यादव के गढ़ गोपालगंज से बीजेपी का चुनावी शंखनाद और अमित शाह की रैली ने बिहार की सियासत को नया रंग दे दिया है। चर्चा है कि इस बार बीजेपी ज्यादा से ज्यादा यादव उम्मीदवारों को टिकट देने जा रही है। बीजेपी लोहे से लोहा काटने की रणनीति पर काम करने की योजना बना रही है और इसकी शुरुआत की जा रही है रामकृपाल यादव, नंद किशोर यादव और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जैसे यादव नेताओं को बिहार के अलग अलग यादव बहुल जिलों में सक्रिय होने की हिदायत से। और इतना ही नहीं, बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आने वाले कुछ दिनों में यादव बहुल विधानसभा में जनसभाएं भी कराने जा रही है। और बीजेपी का प्लान है कि यादव जाति के युवाओं को जोड़ने के लिए एक कैंपेन तैयार किया जाए और इसके लिए बीजेपी के छोटे बड़े लगभग 100 यादव नेता बिहार में अगले कुछ दिनों तक यादव जाति के वोटरों से मिलेंगे और ये नेता यादव वोटरों के घर घर जाकर उनको सरकार के कामकाज के बारे में समझाएंगे। और न केवल सरकार के कामकाज के बारे में समझाएंगे बल्कि इसके साथ ही उन्हें एक किताब भी मुहैया कराई जाएगी जिसमें लालू यादव के शासनकाल में यादवों पर हुए जुल्म की कहानी याद दिलाई जाएगी। बीजेपी का मानना है कि लालू यादव के 1990 से 97 तक के कार्यकाल में जब वो बिहार के सीएम थे तब आम यादवों की स्थिति एकदम अच्छी नहीं थी। उन्होंने यादवों के लिए कुछ भी नहीं किया। बीजेपी का आरोप है कि लालू यादव और आरजेडी के शासनकाल में वही यादव मजबूत हुआ जो लालू यादव और उनके परिवार से सीधे जुड़ा था। बाकी यादवों के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि लालू यादव ने मुस्लिम यादव की राजनीति की जिसे आरजेडी अभी भी आगे बढ़ा रही है, जिसे हम MY फैक्टर भी कहते हैं, लेकिन किसी का भला नहीं हुआ। वैसे भी लालू यादव के शासनकाल को बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू जैसी कई पार्टियां जंगल राज के रूप में बुलाती हैं। यह वो दौर था जब बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, अपराध अपनी चरम पर था, भ्रष्टाचार के मामले बढ़ गए थे और फिरौती और अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। सभी त्रस्त थे, बिहार की बदनामी हो रही थी और इसमें यादव भी पीछे जा रहे थे। तो अब बीजेपी लालू परिवार के विकल्प के तौर पर अच्छे यादव नेताओं को आगे करेगी और लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास करेगी। ऐसे में आज के जो अहम सवाल है वो आपके सामने आने रहा है। क्या बिहार के यादव अच्छी छवि वाले यादव नेताओं को स्वीकार करेंगे? क्या बड़ा सवाल अगला, क्या बिहार के यादव लालू यादव और उनके परिवार से खुद को जोड़े रखना चाहेंगे? तीसरा बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की यादव से यादव काटने की रणनीति काम करेगी? क्या और अगला बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की इस रणनीति का आरजेडी के पास कोई तोड़ है? और अगला बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अल्पसंख्यक वोट के नुकसान की भरपाई का रास्ता ढूंढ रही है? ये आज के बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है और अपने मेहमानों का हम आपको तारुफ करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। वसीम राजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वसीम राजा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। इकबाल अहमद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। अनीता यादव जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता है। अनीता यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और सबसे पहले वसीम राजा जी, हम आपका ही रुख करेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये जो आपकी रणनीति बनाई जा रही है आपकी तरफ से, जो सियासी गलियारों में सियासी पंडित हम कह सकते हैं जो आकलन कर रहे हैं, जो विचार विमर्श कर रहे हैं, जो मंथन कर रहे हैं, उसमें यही निकल करके आ रहा है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक की भरपाई करने के लिए अब यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है और इसके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में यादव कैंडिडेट उतारे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए योगेश जी, मैं एक बात क्लियर करूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है, कभी भी जात पात देख के हम उम्मीदवार नहीं खड़े।
भारतीय जनता पार्टी का एक विजन रहता है कि हर जात में, हर वर्ग में विकास को कैसे पहुंचाया जाए और हर वर्ग में हमारी पार्टी कैसे पहुंचे, हम इसकी चिंता करते हैं। बाकी बात रही जब यादव नेताओं की चर्चा होती है, तो मैं एक लाइन में कहता हूं कि समाजवादी पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय राजद हो, इन दोनों पार्टियों में यादव मतलब उनका अपना परिवार, उनके परिवार के लोग, चाहे तेजस्वी जी हो, लालू यादव जी हो, राबड़ी जी हो, उनकी बेटी हो, उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव हो, ये सिर्फ वही यादव है। बाकी उनकी पार्टी में काम करने वाले कोई बड़े यादव नेता को क्या कभी इन्होंने कोई बड़ा सम्मान दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी, हमने नित्यानंद राय जी को बिहार का प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया, हमने नित्यानंद राय जी को गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री बना के रखा हुआ हमारी पार्टी ने बनाया हुआ है। राम कृपाल यादव जी हमारे पास है, नंद किशोर यादव जी जो स्पीकर के पद पे हैं। तो ऐसे में हम सभी समाज का, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, और जो जिस लायक हो, जो जिस भूमिका में काम ठीक है, करने के लिए ये अच्छी बात है। देखिए, ये अच्छी बात है वसीम राजा जी, आप नहीं, जब कोई भी राजनीतिक दल ये कहता है ना, या उसका नुमाइंदा ये कहता है कि हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं और सभी वर्गों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अरे क्या मजाक करते हैं आप जनता से? आप बताइए ना, अच्छा अभी से पूछ रहे हैं, आप बताइए ना, आपके वर्ग से कितने सांसद हैं देश में? बताइए जरा, भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हो? कितने मंत्री बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में? जरा बताइए, कितने मंत्री हैं, मुस्लिम मंत्री हैं? जरा बताइए मुझे आप। योगेश जी, हाँ, मैंने एक बात पहले ही कहा कि हमारी पार्टी जाति आधारित, जात देख के काम नहीं देती। हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप जाइए ना, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है उत्तर प्रदेश। बताइए ना, कितने मंत्री उत्तर प्रदेश में? बताइए कितने मंत्री हैं? बता रहे हैं, हमारे 2 एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश में, एक को हमने मंत्री बना रखा है उत्तर प्रदेश में। नहीं बताइए, आप बताइए ना आंकड़े, मैं दे रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश के कितने मंत्री हैं आपके, मुस्लिम मंत्री हैं? आप बताइए कितने मंत्री, आपको जानकारी है? देखिए, आप योगेश जी, हाँ, हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम जातीय आधारित, तो हम बात नहीं करते, हम जातीय ठीक है। अरे फिर ठीक है आएंगे। हमने कहा ना, मुझे हंसी आती है इस पे। फिर ये जाति के सम्मेलन क्यों बीजेपी कराती है? मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ वसीम राजा जी, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सभी पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ। फिर ये जो जाति, सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातीय समीकरण ना साधे कोई राजनीतिक दल, फिर वो चुनाव कैसा, वो राजनीतिक दल कैसा, वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। खैर, वो समझने की हम कोशिश करेंगे संदीप चौधरी जी के पास जब जाएंगे। ठीक है, अब आएंगे तो आपके पास। अनीता जी, ये तो बड़ा काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और आपके वोट बैंक में से लगाने जा रही है। भाई, राजनीतिक दल या सरकार के वो नुमाइंदे, या जिस दल की सरकार होती है उसके नुमाइंदे, वो तो सरकार की उपलब्धियों को लेकर के बुकलेट छपवाती हैं, हमने सुना था, वो घर घर बांटती हैं। लेकिन 90 और 97 के दौर की एक बुकलेट छपेगी, 90 और 97 शासनकाल में जो हुआ, और वो घर घर पहुंचाया जाएगा, बताया जाएगा कि लालू यादव के शासनकाल में क्या हुआ, किस तरीके से जुल्म जनता के ऊपर ढाया गया, ये सब बताया जाएगा। जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन इस बात का दुख है कि जिस तरह से आपने जंगल राज उस समय भ्रष्टाचार, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आंकड़े निकालें। लालू जी के समय में कितना रेप कांड हुआ, कितना अपहरण हुआ, कितनी हत्याएं हुई, इसका आप एक निकालिए आंकड़ा, और अभी जो सरकार चल रही है उसके आंकड़े से जरा मैच करके एक डिबेट प्लीज इस पे रखा दीजिए। जंगल राज कौन सा था? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी कि आपके द्वारा जो आज ये डिबेट रखा गया और बताया गया कि ये लोग बुकलेट छपवा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इनकी राजनीति का स्तर क्या है। ये कहते हैं जातिवाद और परिवारवाद से हमारी राजनीति टिकी हुई है। हमने कब यादव की राजनीति की? पिछले बार भी जब हमने विधानसभा का चुनाव कराया, हमने आरक्षण के आधार, अपने पार्टी के अंदर भी आरक्षण लागू किया, हर पिछड़ा दलित को और अल्पसंख्यक को उसके संख्या के आधार पे हमने टिकट का बांटने का काम किया। अभी भी एमएलसी हो या सांसद हो या कहीं भी। और जो ये कह रहे हैं परिवारवाद, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मांझी जी का बेटा इनके पार्टी में या इनके गठबंधन में है या नहीं? वो मांझी जी का बेटा है कि पड़ोसी का बेटा, ये भी क्लियर कर दें। चिराग पासवान किसका बेटा है? उनके पिताजी क्या घास काटते थे कि वो पड़ोसी का बेटा है? सम्राट चौधरी किसका बेटा है? वो पड़ोसी का बेटा है। हुआ बेटा। एक बात रुकिए, एक बात समझिए, यहाँ पर हम ये परिवारवाद की बात ही नहीं कर रहे हैं,
हम परिवारवाद की, ठीक है, आप ये उदाहरण दे रही हैं, हम उस पर भी सवाल पूछेंगे। आपने एक आंकड़ा दिया, मालूम है आपने क्या कहा? आपने कहा कि आरक्षण के हिसाब से आपने लास्ट चुनाव में भी आपने टिकट बंटवारा किया था। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं ना। अरे सुनिए तो, अरे सुनिए। बोलने लगती हूँ तो आपके, अगर आप लोगों को बोलने नहीं देना है तो प्लीज मुझे ना अच्छा बोल लीजिए आप, फिर अभी बोल लीजिए। अभी जब वसीम राजा जी से मैं सवाल पूछ रहा था तब आप बहुत हंस रही थी, तब आपको बड़ा आनंद आ रहा था। बोल लीजिए, मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोलने के लिए और आपकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बुलाया। अब बताइए जी। जब भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे परिवार और जातिवाद पर आए तो आप उनको नहीं रोके, तो मेरी भी बात पूरी हो लेने दीजिए। बोलिए। जनता को भी समझ में आए कि जो ये बरगलाने का काम करते हैं और ये बात करते हैं परिवारवाद की। सिंधिया जिसने झांसी की रानी को दगा दिया, उनके परिवार से ही उठा के मुख्यमंत्री से लेकर हर पद पे आपने बैठाने का काम किया। आप मान सिंह का परिवार जिसने हमारे शिवाजी महाराज को मरवाने का काम किया, जिनको उनको जेल में रखने का काम किया, उनके परिवार को आप उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। आप बात मत कीजिए। और मैं बहुत अच्छा खुश हूँ आप लोगों के काम से, भाजपा वालों के काम से। आप घर घर बुकलेट छपवाइए, कोई जनता भूली नहीं है। ये बुक लेकर के जाए, यादव के घर में जूते पड़ेंगे, जूतों से इनका स्वागत होगा। तो ये जाए, हमें तो बुक छपवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार जनता यादव ही नहीं, कोई भी जाति हो। आप ये बताइए कि जब ट्रेन में कुल्हड़ से बांटा गया तो उससे यादवों को फायदा हुआ क्या? जब ताड़ी टैक्स लालू जी हटाए तो लालुओं केवल यादवों को फायदा हुआ क्या, या केवल अल्पसंख्यक को फायदा हुआ क्या? जब जल कर हटाए तो केवल यादव और मुस्लिम को फायदा हुआ क्या? जब भागलपुर से जमींदारी प्रथा को हटाए तो केवल यादव और मुस्लिम को फायदा हुआ क्या? जब 2 दिन का स्पेशल लीव दिए तो वो जंगल राज था क्या? ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब मैं वसीम राजा जी से लूंगा। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। एक राउंड हो जाने दीजिए अनीता जी, एक राउंड होने जाने दीजिए। एक बार सबसे सवाल ले लेने दीजिए, उसके बाद आता हूं आपके पास। एक दो और है, बोल लेने दीजिए। जैसे कि उन्होंने स्कूलों की 7 विश्वविद्यालय बनाए, बहुत सारे स्कूल बनवाए, तो उससे कौन सा जंगल राज कायम हो गया? रैन बसेरा बनवाए, कौन सा जंगल राज? चलिए ठीक है, एक नारी सब पर भारी। ठीक है, एक अभी आपको फिर बोलने के लिए रोकेंगे तो आप कहेंगे कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि आपको इनफ समय दे दिया, फिर सेकंड राउंड में आपको देंगे हम। ऐसा नहीं है, सेकंड राउंड में आपसे हम पूरा मौका देंगे आपको बात करने का, आपकी अपनी बात रखने का। इकबाल अहमद जी, बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाई ही जा रही है एनडीए की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या भूमिका रहेगी कांग्रेस की इस बार? कांग्रेस तो देखिए अपना काम कर रही है। सबसे बात ये, एक मैं कहूँगी, अमित शाह जी गोपालगंज गए थे और उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी ये नहीं कहा कि नौजवानों को हम किस तरीके से नौकरी देंगे या दिया हम। जितने साल से वो नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी उसका हिस्सा बनी बैठी है, पलायन पे पलायन हुआ चला जा रहा है। नौजवान वहां का बाहर जाके काम कर रहा है और बाहर बीजेपी के नेता, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, वो सीधे कहते हैं यूपी और बिहार वालों को हम निकाल फेंकेंगे। तो एक तो हमारी इज्जत भी नहीं होती है बाहर अगर हम काम करने जाते हैं, ये बीजेपी के लोग। और फिर उसके बाद मंच से क्या कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, हम सिर्फ धर्म की बात करते हैं, धर्म का चश्मा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि नौजवान, अब तुम्हें बिहार में ही इस सरकार में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पलायन नहीं होने दिया जाएगा और नौजवानों को नौकरी मिल के रहेगी। और तेजस्वी यादव जी ने इससे पहले कहा और किया भी है, जब सरकार बनी थी कुछ सालों के लिए, लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके तोड़ दिया सरकार। तो उस पीरियड में देखिए कितनी नौकरियां निकाली गई थी, तेजस्वी यादव ने निकाली जब कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार में। तो ये आप समझ लीजिए कि जनता जाग चुकी है और जनता समझ चुकी है। ठीक है, जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। लेकिन जिस कन्हैया कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं, वही कन्हैया कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कह रहे हैं कि भाई सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि यहां से यहां का पानी दोहन किया जाएगा। अब मतलब सड़कें बनाना भी सरकार के लिए गुनाह हो गया? नहीं, सड़कें जो कन्हैया कुमार ने कहा है वो बात आप सोचिए कहां से कहा है। कन्हैया कुमार ने ये कहा है कि जो सड़कें जहां बनाई जा रही हैं वहां पानी का जैसे पलायन नौजवान को कराया गया है, वैसे पानी का पलायन कराया जाएगा कुछ उद्योगपतियों के लिए। वो अडानी और अंबानी के लिए सब तैयारी की जा रही है कि कैसे अब पानी बेचा जाए यहाँ का। ठीक है, ये बात आपने कही है। संदीप चौधरी जी,
आपने सभी को सुना और बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य पूर्वक आपने सुना, क्या कुछ निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति में तो अब यही चल रहा है कि दरअसल कि अब यादव वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी पूरी नजर गड़ाए बैठी हुई है। मुस्लिम वोट बैंक से जो नुकसान हो रहा है वो यादव वोट बैंक से अब की इस बार भरपाई की जाएगी। क्या जो अटल आडवाणी की जोड़ी नहीं कर पाई वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी करके दिखा देगी क्या? बिहार की राजनीति में आपको अगर सफल होना है तो यादव वोट बैंक का दिल आपको जीतना पड़ेगा। और ये चीज बीजेपी की लंबे समय से अब समझ में आई है। बीजेपी एक वक्त है, आप ये देखिए, अगर कोई पार्टी ये बात कहती है कि लालू जी के राज में यादवों का कुछ भला नहीं हुआ, इसका मतलब इससे बड़ी बात कोई जातिगत हो नहीं सकती हिंदुस्तान में। क्या किसी पार्टी को ये कहने का अधिकार है? अगर हरियाणा में सैनी मुख्यमंत्री है तो क्या बीजेपी उसे ये कहेगी कि भाई तुम हमारे सैनी मुख्यमंत्री हो, सैनियों का विकास करो? अगर दिल्ली में रेखा गुप्ता बीजेपी की मुख्यमंत्री है तो क्या बीजेपी के हिसाब से गुप्ताओं का विकास होगा दिल्ली के अंदर? ये किस तरीके की सोच है? और क्या आपको लगता है अगर उन्होंने ये काम नहीं किया, मैं सारे पैनलिस्ट से पूछता हूँ, अगर जिस जाति का मुख्यमंत्री है उसने अपनी जाति के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया तो उस व्यक्ति ने ठीक किया, सारे प्रदेश को साथ समझा, बराबर समझा, या उसने गलत किया? एक हिसाब से इसका मतलब उसने सारे प्रदेश को बराबर समझा। रही बात जंगल राज की, भ्रष्टाचार की, राजनीति में ये आरोप लगते हैं। ये देखिए, जो सरकारें बनती हैं वो बंदूक की नोक पे तो बनती नहीं है। अगर लालू जी ने 3 बार वहां पर सत्ता हासिल की, इसका मतलब ये था कि बिहार के लोगों ने उन्हें पहले 5 साल के लिए मौका दिया, उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन सबको दरकिनार करते हुए दोबारा लालू प्रसाद यादव को मौके दिया, फिर सबको दरकिनार करते हुए तिबारा उनको मौका दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां की जनता की वो सरकार थी, जनता द्वारा चुनी गई सरकार थी। क्या आप जनता की सरकार को इस तरीके की बातें कह सकते हो कि वो भ्रष्टाचार की सरकार थी, या वो कातिलों की सरकार थी, या वो लुटेरों की सरकार थी? ये राजनीतिक आरोप है, ये सभी पे लगती है। हमारे देश की राजनीति में अगर राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र भी आ जाते ना, उनके ऊपर भी इस तरीके के आरोप लग जाते। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश के नेता सब दूध के दूल्हे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि लालू जी के ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन लालू जी ने बिहार के लिए काम किया और 3 बार लगातार सत्ता बनाना बिल्कुल अपने आप में बड़ी बात है। संदीप जी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है तेजस्वी यादव को छूने से क्या? क्योंकि पिछले दिनों जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी जो बातें सामने निकल करके आई थी और उसी का हवाला आरजेडी के नेता हमेशा देते भी रहते हैं, या यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद दिलाई जा रही है लेकिन तेजस्वी यादव पर हमला नहीं बोला जा रहा बीजेपी की तरफ से? लालू जी के ऊपर हमला बोला जाता है, लेकिन लालू जी को जानने वाले और लालू जी के जो नजदीकी लोग हैं या जो उनका वोटर है उस पर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये मानता हूं कि हर क्षेत्र में अपना एक नेता मान लिया जाता है, अपना एक मुखिया मान लिया जाता है। अगर मैं यादवों की बात करूं तो हरियाणा में आप जाएंगे, साउथ हरियाणा में काफी यादव हैं और वहां पर राव इंद्रजीत सिंह, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो पहले कांग्रेस में थे, यादवों के वो मुखिया है, यादव वोट बैंक उनका फिक्स है। इसी तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो मुलायम यादव बहुत है उत्तर प्रदेश के अंदर, अलग अलग दलों में भी होंगे, लेकिन मुलायम परिवार के प्रति वो समर्पित है, वो उस परिवार को अपना मुखिया मानते हैं। इसी तरीके से मैं खुद बिहार में रहा हूं, मैं राजभवन में था, गवर्नर सत्यपाल मलिक के सलाहकार के रूप में मैंने काम किया। तो लालू प्रसाद परिवार की जो एक प्रतिष्ठा है या वहां के लोगों के दिलो दिमाग में जो एक इज्जत है वो सब यादवों की कभी नहीं हो सकती। आप ये देखिए, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कई जाट नेता बनाने की कोशिश की, कैप्टन अभिमन्यु को बनाया, लेकिन वो चौधरी देवीलाल परिवार का जो एक रुतबा है उसको हासिल नहीं कर सकते, वो चुनाव हार गए। आपने ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया, वो चुनाव हरा दिया, एक बार चुनाव जीता के वहां की जनता ने, वो वहां नहीं पहुंच पाए। आपने सुभाष बराला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन लोगों ने उन्हें विधानसभा चुनाव में हरा दिया। तो उस परिवार तक, उस प्रतिष्ठा तक पहुंचना बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, बहुत लंबा संघर्ष और त्याग की ये चीजें होती है। बिल्कुल, तभी जनता उसे अपना नेता चुनती है। और बिल्कुल वसीम राजा जी, ये एक तो बड़ी बात कह रहे हैं संदीप चौधरी जी। देखिए, किसी राजनीतिक दल की तो बात ही नहीं है ये कह रहे हैं कि अगर किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष वर्ग का यदि उद्धार नहीं किया गया, उसके लिए कुछ नया नहीं किया गया, सबको एक साथ लेकर के चला गया, तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सभी को एक निगाह से देख रही है सरकार, एक नजर से देख रही है। देखिए योगेश जी, सबसे पहले तो भाई महागठबंधन के 2 नेता आपने बैठा रखते हैं, दोनों आदमियों के जवाब हमने देना है। तो मैं एनडीए की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे
सबकी बातों का जवाब देना है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बोलिए, आप बोलिए, सबको मैं सबके जवाब दूंगा। बोलिए बोलिए। जैसे कि अनीता जी महिला है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरीके की शब्दों का ये प्रयोग कर रही थी डिबेट में, उससे ये साबित हो रहा था कि एक नौवीं फेल नेता की पार्टी और जंगल राज के सरदार की पार्टी की प्रवक्ता है। और मैं एक बात कहता हूँ कि ये डिबेट जो आपने शुरू किया था, यादव समाज का रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिबेट था कि कौन सी पार्टी यादव समाज को कितना शेयर दे रही है, क्या आगे बढ़ा रही है, इस पे था। और इन लोगों ने डिबेट का रुख ही पूरा बदल दिया। मैं अनीता जी से कहता हूं कि इनकी पार्टी के दो समाज जो है अहम माने जाते हैं। एमओयू समीकरण जो है पूरे देश में माने जाते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये जो है परिवारवाद की बात मैं नहीं करता, परिवारवाद की बात मैंने पहले भी नहीं जिक्र किया। मैंने यादव नेताओं की गिनती कराई कि आरजेडी में यादव नेता जो है सिर्फ लालू यादव जी के परिवार के हैं। मैं कहता हूं कि अगर तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता है तो क्या मुस्लिम नेता को ये क्यों नहीं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, या किसी दलित नेता को क्यों नहीं अपनी पार्टी का नेता बना देते। उसके बाद आते हैं, अगर किसी महिला यादव को राज्यसभा भेजना है तो अनीता यादव जी को क्यों नहीं लालू यादव जी भेज देते हैं राज्यसभा। ये उनकी पार्टी की वकालत कर रही है, क्यों मीसा भारती ही वो जाती है राज्यसभा। तो मैं यही कह रहा हूं कि आम यादव की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तब हम कहते हैं यादवों की पार्टी है। और ये कह रही है कि यादव जो है इस बार वोट नहीं देंगे, जूते मारेंगे। इस बार यादव जो है लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को जूते मारने वाले हैं, और सब के सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। और अच्छा, ठीक है। कांग्रेस के जितने लोग मेरी बात होने उसके बाद मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है ये वकालत कर रहे थे इनकी। पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया। पप्पू यादव जी सिर्फ यादव थे, इस कारण कांग्रेस से उनको टिकट नहीं लेने दिया लालू यादव जी के परिवार ने। पप्पू यादव जी को निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा। ये क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग और ये आरजेडी के लोग, ये किसी दूसरे यादव नेता को देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो तब कहूंगा ना यादवों की पार्टी है कि यादव समाज, पिछड़ा यादव जो आम गांव में बसने वाला यादव, आम इनका आरजेडी का यादव कार्यकर्ता, ठीक है, आगे बात भेजिए, उसको विपक्ष का नेता बनाए। ठीक है, आगे बात। अनीता जी, मैं जवाब दे दूं। मैं भी चाहती हूं कि जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं वो राज्यसभा जाए, और मैं तो ये भी चाहती हूं कि कोई अल्पसंख्यक से भाजपा का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं ये भी चाहती हूँ। क्यों सिर्फ दमादो? आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपको बहुत योग्य मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए महाराज, आप बिहार के का प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। इस योग्य भी नहीं है आप। इतना तौहीन आपका। और की बात कर रहे हैं, संजय यादव लालू यादव परिवार से नहीं है, भोला यादव जी लालू यादव के परिवार से नहीं है, जयप्रकाश नारायण यादव लालू जी के परिवार से नहीं है, रामदेव यादव लालू जी के परिवार से नहीं है। ऐसे बहुत सारे यादव हैं। कांति सिंह जी उनके परिवार से नहीं है। ऐसे कितने यादवों की लिस्ट चाहिए? लेकिन आप चुप हो जाइए, मैं आपकी बात में इंटरफेयर की हूँ। अगर आप जरा भी इंटरफेयर कीजिएगा महोदय तो आप मेरे को जानते नहीं है। चलिए 10 सेकंड में अपनी बात रखिए अनीता जी, 10 सेकंड में आप शांत रहिए। और जहां तक मैं फिर कहूंगी कि अल्पसंख्यकों की जहां तक बात है, भाजपा में इज्जत है, सिर्फ वहां पे अल्पसंख्यक दामाद होनी चाहिए तभी इज्जत है। हमारे यहाँ सिद्दीकी जी भी है, ठीक है, और तमाम ऐसे लीडर हैं। जब मैं अभी गिनवाने लगूंगी तो मैं अपना बात नहीं कहूंगी। ठीक है। हमने 17 महीने के समय में जातीय जनगणना कराया, 5 लाख नौकरी भी दी मात्र 17 महीने में। हमने पूर्व में जो काम किया है कि रैन बसेरा बनाया, स्कूल विद्यालय बनवाए, और जितने भी काम कराए वो सिर्फ जाति के आधार पे नहीं था। शिक्षकों को नौकरी दी, कुलियों को नौकरी दी, सिपाहियों की भर्ती कराई। ठीक है, तो मतलब इस विधानसभा चुनाव में आप जनता के बीच में वही 17 महीने के कामकाज को लेकर के जाएंगी, और जबकि भारतीय जनता पार्टी उस 90 और 97 के शासनकाल की याद दिलाएगा। माफ कीजिएगा अनीता जी, आपको मुझे रोकना पड़ा है। और इकबाल अहमद जी और संदीप चौधरी जी, माफ कीजिएगा आपके पास नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मुझे चर्चा को विराम देना पड़ा है। अनीता जी माफ कीजिएगा, आपको मुझे रोकना पड़ा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से अब बिहार में यादव वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी नजर गड़ाए बैठी हुई है, और जाहिर तौर पर आरजेडी का अगर हम जिक्र करते हैं तो आरजेडी एमवाई समीकरण के दम पर ही बिहार में चुनाव लड़ती है, ये जग जाहिर है। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी यादव वोट बैंक पर कर पाएगी या फिर नहीं।
मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।